जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। दर्शकों, लोकसभा चुनाव के लिए अब महज 2 महीनों का वक्त बचा है, लेकिन उसके पहले हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस की हालत खराब है। लगातार एक के बाद एक कांग्रेस से झटका देने वाली खबरें आ रही हैं। पहले मिलिंद देवड़ा जैसे दिग्गज नेता ने कांग्रेस को छोड़ दिया, उसके बाद अशोक चौहान का नाम आया, फिर बाबा सिद्दीकी भी छोड़कर चले गए और अब उनके बेटे जीशान सिद्दीकी, जो कि बांद्रा ईस्ट से विधायक हैं, उन्होंने भी पार्टी छोड़ने के संकेत दे दिए हैं। और बीते चंद सालों की अगर बात करें तो लगातार कांग्रेस के परफॉर्मेंस का ग्राफ महाराष्ट्र में गिरा है। तो कांग्रेस की ऐसी दुर्गति क्यों हो गई? आज कांग्रेस इस हाल में क्यों है? हम ये समझने की कोशिश करते हैं और ये हम समझेंगे एक ऐसे शख्स से जिन्होंने की अपनी जिंदगी के 40 साल कांग्रेस पार्टी को दिए, जो कांग्रेस में कई अहम पदों पर रहे और जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार में गृह राज्य मंत्री भी थे। जी हां, हमारे साथ मौजूद हैं कृपा शंकर सिंह जी, जो अब बीजेपी में हैं, लेकिन एक पार्टी से बाहर निकलकर, यानी कि कांग्रेस से बाहर निकलकर अब ये कांग्रेस के बारे में क्या ऑब्जर्व करते हैं कि कांग्रेस ऐसी हालत में क्यों पहुंची, ये इन्हीं से समझते हैं। कृपा जी, जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज में आपका स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। जय श्री राम। तो कृपा जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा कि अब से बस 10 साल पहले ही महाराष्ट्र में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ करता था और जो भी चुनाव हुए, अगर हम लगातार 1999 से बात करें तो 1999 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ, 2004 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ, 2009 में कांग्रेस का मुख्यमंत्री हुआ। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि जो 2019 के चुनाव हुए तो कांग्रेस चौथे नंबर की पार्टी बनकर उभरी। इतनी हालत खराब हो गई। और इसके बाद अगर लोकसभा की बात करें तो 48 में से सिर्फ एक ही सीट जीत पाई कांग्रेस पिछले चुनाव में। अब एक एक करके ऐसे नेता जो कि कांग्रेस पार्टी के स्तंभ माने जाते थे, जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं जा सकता था कि ये कांग्रेस को छोड़ सकते हैं, आज ऐसे लोग कांग्रेस को छोड़कर चले गए। तो आज ये हालत पार्टी की हुई है, उसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? क्यों कांग्रेस की इतनी दुर्गति हो गई? पहली बात तो मैं कांग्रेस जो है आर्टिकल 370 पे जब हटाया गया 5 अगस्त 2019 में, तो मैं घर पे टेलीविजन देख रहा था। जैसे आर्टिकल 370 हटाए जाने की घोषणा हुई, मेरे दिल इतना आनंदित हुआ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमेशा कहा करते थे कि ये टेम्पररी है, अपनी मौत मरेगा। और हिंदुस्तान से ये आर्टिकल 370 35 अनुच्छेद को हटाने जब निर्णय लिया गया, मुझे लगता है कि इससे बड़ा निर्णय इस देश के लिए और कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन वहां भी कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ साथियों ने विरोध किया, और जब विरोध किया तो उनका खून की नदियां बहेंगी। तो देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा, जान दे दूंगा, कश्मीर नहीं जाने दूंगा। क्या हुआ? मैंने उसी विषय को लेकर के मैंने पार्टी को एक चिट्ठी लिखी। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब उस समय महामंत्री प्रभारी हुआ करते थे, लेकिन उनको इसकी बोली, इसको विड्रॉ करो। हमने कहा मेरी बात को समझो, मेरे कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को समझाओ। समझाने के बजाय उन्होंने कहा कि आपको एक चिट्ठी जाएगी, जवाब दीजिएगा। और चिट्ठी आई, वेणुगोपाल जी महासचिव हुआ करते थे, कि आप लोग अपॉर्चुनिस्ट हो, आप लोग ये हो, पार्टी कमजोर है, ये सब चली जाएगी। मैंने लगभग 10-11 चिट्ठियां लिखी और 20 महीना मैंने पार्टी ज्वाइन नहीं किया। सितंबर में 10 सितंबर मैंने चिट्ठी लिखी, 2-3 महीने इसे बात कर रहा। 10 सितंबर 2019 चिट्ठी लिखी, उसमें मैंने प्रोटेस्ट रिजेक्शन भेज दिया, लेकिन 20 महीने तक मुझे न कोई जवाब आता था, न कोई बात करता था। तो हम तो यहां तक कह सकते हैं कि माफ करें, मैं कांग्रेस पार्टी छोड़ चुका, उसके बारे में बहुत ज्यादा बोलने की मुझे राइट नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही बन गए, हम उनकी बात करेंगे। लेकिन उस कांग्रेस में 40 साल जो देने के बाद जो मन को पीड़ा हुई थी, क्यों ऐसा हो रहा है, किसी ने कोई पूछा नहीं। एक दो बड़े लीडर फोन करते थे, पार्टी भी छोड़ना नहीं, छोड़ना तो बताना मुझे, ये सब तमाम बातें थी। इस देश में आर्टिकल 370 हटाए जाने का जो लोग विरोध कर रहे हैं, मेरी निगाह हिंदुस्तानी नहीं है, वो भारतीय तो नहीं हो सकते, कोई भारतीय ऐसा विचार नहीं कर सकता। इसलिए मैं उनको पहुंचा। फिर मैंने 5 जुलाई 2021 को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। आप देश में देखिए, मैं पहला कांग्रेस का आदमी था आर्टिकल 370 पर अपनी इस्तीफा देने वाला। इसके बाद तमाम लोगों ने अपनी बात कही। आज कांग्रेस के वो दिग्गज नहीं रह गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए। मतलब वो जो 7-8 लोगों की टीम थी, उस टीम में खाली सचिन पायलट बैठे हैं। पायलट हवाई जहाज लेके बैठा है, पैसेंजर एक भी नहीं है।
चाहे मिलिंद देवड़ा जी रहे हो, चाहे अशोक तंवर रहे हो, चाहे वो जितेंद्र प्रसाद रहे हो, चाहे आरपीएन सिंह रहे हो, ये सब एक बड़ी टीम थी, बड़ी केंद्रीय मंत्री हुआ करते थे ये सारे लोग। तो एक वाक्य है अंग्रेजी का, लीडर, LEADER, एक होता है डील करते हो डीलर। कांग्रेस पहले लीड करती थी, लोग कांग्रेस के पास जाते थे कि हमको 2 सीट दे दो, हमको 4 दे। आज कांग्रेस की परिस्थिति क्या हो गई, लीड नहीं कर, डील कर रहे हैं। तो लीडर जब नहीं रह गया पार्टी में, डीलर हो गए। कभी हम केजरीवाल साहब 4 सीट दे दो, कभी हम जा रहे हैं उनके तेजस्वी यादव साथ बैठ रहे हैं, कभी जा रहे हैं अखिलेश यादव साथ बैठ रहे हैं, कभी और किसी के साथ बैठ रहे हैं। तो जब कांग्रेस पार्टी डील करेगी, पार्टी लीड करती थी, लीडर थी, आज लीडर नहीं, पार्टी डीलर हो गई। यही कारण है। अशोक चौहान जैसे आदमी क्यों छोड़े? मिलिंद देवड़ा तो उनके पारिवारिक मतलब रिश्ते, मतलब राजनीतिक रिश्ते से बढ़ के पारिवारिक रिश्ते थे, क्यों छोड़ा? तो जब कोई पार्टी छोड़ने की बात करता है, चले जाओ कुछ नहीं होगा, निकल जाने के बाद यही कहते क्या फर्क पड़ता है? आज भी जो वहां लीडरशिप है, आज भी जो लीडरशिप नहीं, डीलरशिप जो है, वो डीलरशिप कैसे लोग बांट रहे हैं कुछ पता है। यही एक पतन का कारण है। जब पार्टी लीड करती है तो उसके साथ लोग चलते हैं, किसी भी पार्टी नहीं। देश का लीडर कौन है? आज नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। मुझे याद है कि जब आदरणीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी 1971 के लड़ाई में पाकिस्तान का और उसका विभाजन करके बांग्लादेश दे दिया था, जैसे पार्लियामेंट आई, विरोधी पक्ष के नेता थे सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो खड़े होकर कहा, खड़े होकर सैल्यूट करो, दुर्गा, उसका विभाजन करके बांग्लादेश दे दिया था। जैसे पार्लियामेंट आई, विरोधी पक्ष के नेता थे सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, वो खड़े होकर कहा, खड़े होकर सैल्यूट करो, दुर्गा आ रही है। ये विपक्ष होता था। आज नरेंद्र मोदी जी इस देश का गौरव कितना बढ़ाया है। एक देश का प्रधानमंत्री पैर छूता, उसकी परंपरा नहीं है। एक राष्ट्रपति ऑस्ट्रेलिया कहता है मोदी इज द बॉस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश जो बाइडेन राष्ट्रपति जी कहते हैं कि आपका तो मुझे ऑटोग्राफ लेना पड़ेगा, आप कितने पॉपुलर हैं, लोग हमसे मांग रहे हैं कि कार्यक्रम अटेंड करने के लिए। यानी उसमें अपना गौरव बढ़ना चाहिए। आपने देश के प्रधानमंत्री को ये मान लिया कि वो आपके दुश्मन है, ये ऐसा कभी हुआ नहीं था। नहीं, लेकिन ये तो एक बात हुई, लेकिन कांग्रेस में अंदरूनी ऐसा क्या चल रहा था कृपा जी? मतलब अंदरूनी गुटबाजी थी अंदर ऐसा, या ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर कुछ गड़बड़ियां थी जिसकी वजह से आज ऐसी हालत हो गई कांग्रेस की? वही कह रहा हूं। तो आपने आइडियोलॉजिकल बात की कि आर्टिकल 370 का विरोध कर रही थी हटाए जाने का, कि एक आइडियोलॉजिकल स्तर पर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है, लेकिन संगठनात्मक स्तर पर, ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर उसमें क्या हो रहा था? नहीं, कहां हुआ? इसके बाद भी जब यहाँ पे घटना होती, पुलवामा की घटना, और बालाकोट में टेररिस्ट मारे जाते हैं, तो यही मुंबई के एक पदाधिकारी ने 4 दिन बाद, जब उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान जी ने कहा कि यहाँ तो कोई मतलब चिड़िया नहीं मरी है, वो कैसे बताएगा उसके यहाँ मतलब टेररिस्ट मारे गए हैं? तो हमारे यहाँ के कांग्रेस के नेता ने कहा कि ये तो उदाहरण देना पड़ेगा, लोगों को ये साक्ष्य देना पड़ेगा, प्रूफ देना पड़ेगा। आप अपने सेना के ऊपर शंका कर रहे हैं। क्या हुआ बाद में? उस स्थिति को देश समझता है। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैं क्या बताऊं? आर्टिकल 370 जिसके लिए सब लोग, आज फारूक अब्दुल्ला साहब है इनके साथ? नहीं है। महबूबा मुफ्ती है? नहीं है। गुलाम नबी आजाद है? नहीं है कौन? इनमें क्या हो गया जो मैं देखता हूं, ऐसा अनुभव किया, फिर मैं कहूंगा मुझे नहीं बोलना चाहिए, पार्टी में छोड़ दिया हूं, तय किया हूं, लेकिन जब पूछ रहे हैं तो मैं यही बताना चाहता हूं कि इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी छोड़ जाते हैं, कांग्रेस छोड़ जाते हैं, कोई भारतीय जनता पार्टी जाता है, कोई और पार्टी में जाता है, तो ये कहते हैं जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, इनको तो कांग्रेस ने बनाया था, इनका क्या अपना खुद का है। तो जो लोग काम करते थे उनको तुमने मतलब उससे घर का काम करने वाला कभी नाराज हो जाता, अपना गाड़ी का चालक नाराज हो जाता है, फिर भी वो तो अरे भाई क्यों चले गए, क्या हो गया, उससे पूछता है। यहाँ कोई किसी को पूछता उसता नहीं है, बस चल रही चलने दो, राम भरोसे बोलते हैं ना, वही राम भरोसे है। मतलब आपको लगता है कि एक जो आला कमान का जो एरोगेंस है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है, उनका अहंकार और सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना जो है बाकी के पार्टी के नेताओं को? मैं इतना ही कहूंगा कि अहंकार शब्द जो है, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, और कुछ फर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था,
वो बड़ी बात नहीं है। एक विद्वान रावण कैसे हो सकता है? आज रावणी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति, रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावणी जो प्रवृत्ति है, आपको प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाता है, आप बोलते ठुकरा दिया, मतलब आपको निमंत्रण आप ठुकरा दिए। लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए पैदल कैसे कैसे जा रहे हैं, आप नहीं जाते, आपको नहीं जाना तो नहीं जाते, लेकिन कहेंगे निमंत्रण ठुकरा दिया तो होगा क्या? आज देश में आप देख रहे हैं कि हर जगह आप जिस प्रदेश से आते हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं, वही प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को जिस ढंग से आप लोगों ने देखा, उससे हट करके लोग जो है आज कांग्रेस के लोग कोई दिया नहीं जला रहे थे 22 जनवरी को, मैंने देखा है। उनके परिवार बच्चे बोले कि क्यों नहीं जला रहे भाई, भगवान राम आए हैं, हम तो जलाएंगे। तो ये बहाव अगर किसी के मन में आएगा तो क्या होगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति में जो मतलब गई है, मतलब कांग्रेस जो भी है, डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा कृपा जी, एक सवाल यह है कि आप मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय के एक बड़ा चेहरा हैं, और अब बीजेपी ने, आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है, उसने एक जिम्मेदारी दी है आपको कि मुंबई के उत्तर भारतीयों को बीजेपी के साथ जोड़ना है। और कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर उत्तर भारतीय वोटर बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये बताइए कि आप किस तरह से आप उत्तर भारतीयों को पार्टी के साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के सालों में देखें तो बीजेपी में इक्का दुक्का नामों को छोड़कर अगर मुंबई की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा कभी शीर्ष पद पर जो है नहीं आया, कभी उसे कोई अहम पद नहीं दिया गया। विद्या ठाकुर का नाम लिया आपने भी, अब कैमरे पर नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ऐसे में उत्तर भारतीयों को किस तरह से जोड़ेंगे आप पार्टी के साथ में? भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार जो है मुंबई महानगर पालिका हो या मतलब मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो या मतलब कल्याण हो, जहां जहां कुछ प्रयास अच्छे हुए थे, और उसकी वजह से कम मेरे ख्याल से 15 या 16 नगर सेवक उत्तर भारतीय हैं। आने वाले समय में कम से कम 50 उत्तर भारतीय आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी, और 227 में से 50 में से हम कहते हैं कि 2, 4, 5 कम हो जाए, नहीं सब चुन के आएंगे। सिर्फ संख्या का आधार नहीं, योग्यता है, सक्रियता है। आज कम से कम महाराष्ट्र विधानसभा में एक हमारी छोटी बहन है, विद्या ठाकुर एमएलए है, पहले पिछली बार एमएलए थी, सरकार नहीं बनी इसलिए मंत्री नहीं बन पाई। अब जो सरकार बनी, अभी 10 मंत्री बनने हैं, कब कोई उत्तर भारतीय समाज का कोई न कोई मंत्री बनेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे यहाँ के नेता है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं देखा कि हमेशा उनको एक लगा रहता है कि लोगों को जोड़ने का, खास करके हिंदी भाषी उत्तर भारतीय। मीरर और भाईंदर में लल्लन तिवारी जैसे एक व्यक्ति जो राजनीतिक नहीं थे, उनको जाकर के उन्होंने पार्टी में जुड़वाया। हम लोग जाते रहते हैं। अब यहाँ देखिए मुंबई में एक जनरल सेक्रेटरी जो है संजय उपाध्याय, काफी सीनियर हैं, वो काम पे लगे हैं। अभी उत्तर भारतीय समाज के जो 2 अध्यक्ष मुंबई के अलग बने हैं, जयप्रकाश सिंह को यहाँ बनाया मुंबई में, और महाराष्ट्र में संजय पांडे को बनाया है। तो उत्तर भारतीय मतलब जो ये है अपनी विंग है, उत्तर भारतीय मोर्चा है, उसका मुझे प्रभारी बनाया, पूरे महाराष्ट्र का मोर्चे का प्रभारी बनाया। और बहुत पदाधिकारी हैं पार्टी में, जैसे एक मिश्रा करके है, विनोद मिश्रा कारपोरेटर है। मतलब आपको लगता है कि एक जो आला कमान का जो एरोगेंस है वो इसके पीछे एक बड़ा कारण रहा है, उनका अहंकार और सबको टेकन फॉर ग्रांटेड लेना जो है बाकी के पार्टी के नेताओं को? मैं इतना ही कहूंगा कि अहंकार शब्द जो है, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, भगवान राम को अहंकार का ज्ञान था, रावण को ज्ञान का अहंकार था, और कुछ फर्क नहीं है। लोग कहते हैं कि रावण बहुत बड़ा विद्वान था, वो बड़ी बात नहीं है। एक विद्वान रावण कैसे हो सकता है? आज रावणी प्रवृत्ति है, प्रवृत्ति, रावण कोई व्यक्ति नहीं है। रावण एक बहुत बड़ा विद्वान था, लेकिन रावणी जो प्रवृत्ति है, आपको प्रभु रामचंद्र की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया जाता है, आप बोलते ठुकरा दिया, मतलब आपको निमंत्रण आप ठुकरा दिए। लोग भगवान राम के दर्शन करने के लिए पैदल कैसे कैसे जा रहे हैं, आप नहीं जाते, आपको नहीं जाना तो नहीं जाते, लेकिन कहेंगे निमंत्रण ठुकरा दिया तो होगा क्या? आज देश में आप देख रहे हैं कि हर जगह आप जिस प्रदेश से आते हैं, हम जिस प्रदेश से आते हैं, वही प्रदेश नहीं, पूरा हिंदुस्तान राममय हो गया है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को जिस ढंग से आप लोगों ने देखा, उससे हट करके लोग जो है आज कांग्रेस के लोग कोई दिया नहीं जला रहे थे 22 जनवरी को, मैंने देखा है। उनके परिवार बच्चे बोले कि क्यों नहीं जला रहे भाई, भगवान राम आए हैं, हम तो जलाएंगे।
तो ये बहाव अगर किसी के मन में आएगा तो क्या होगा? ये तुष्टीकरण की राजनीति में जो मतलब गई है, मतलब कांग्रेस डूबी है, डर नाम की कोई चीज नहीं है। अच्छा कृपा जी, एक सवाल यह है कि आप मुंबई में उत्तर भारतीय समुदाय के एक बड़ा चेहरा हैं और अब बीजेपी ने, आपने जिस पार्टी को ज्वाइन किया है, उसने एक जिम्मेदारी दी है आपको कि मुंबई के उत्तर भारतीयों को बीजेपी के साथ जोड़ना है। और कई ऐसी लोकसभा की सीटें हैं जहां पर उत्तर भारतीय वोटर बड़ा ही निर्णायक भूमिका निभाते हैं, बड़ी निर्णायक भूमिका अदा करते हैं। तो ये बताइए कि आप किस तरह से आप उत्तर भारतीयों को पार्टी के साथ में जोड़ रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल के सालों में देखें तो बीजेपी में इक्का दुक्का नामों को छोड़कर अगर मुंबई की बात करें तो कोई बड़ा चेहरा कभी शीर्ष पद पर जो है नहीं आया, कभी उसे कोई अहम पद नहीं दिया गया। विद्या ठाकुर का नाम लिया आपने भी, अब कैमरे पर नहीं, बात की, मैं आपसे कहना चाहता हूं, तो ऐसे में उत्तर भारतीयों को किस तरह से जोड़ेंगे आप पार्टी के साथ में? भारतीय जनता पार्टी में पिछली बार जो है मुंबई महानगर पालिका हो या मतलब मीरा भाईंदर महानगर पालिका हो या मतलब कल्याण हो, जहां जहां कुछ प्रयास अच्छे हुए थे और उसकी वजह से कम मेरे ख्याल से 15 या 16 नगर सेवक उत्तर भारतीय हैं। आने वाले समय में कम से कम 50 उत्तर भारतीय आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी लड़ाएगी और 227 में से 50 में से हम कहते हैं कि 2, 4, 5 कम हो जाए, नहीं सब चुन के आएंगे। सिर्फ संख्या का आधार नहीं, योग्यता है, सक्रियता है। आज कम से कम महाराष्ट्र विधानसभा में एक हमारी छोटी बहन है विद्या ठाकुर, एमएलए है। पहले पिछली बार एमएलए थी, सरकार नहीं बनी इसलिए मंत्री नहीं बन पाई। अब जो सरकार बनी अभी 10 मंत्री बनने हैं। कब कोई उत्तर भारतीय समाज का कोई न कोई मंत्री बनेगा। लोकसभा चुनाव आ रहा है। देवेंद्र फडणवीस जी जो हमारे यहाँ के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आज उप मुख्यमंत्री हैं, उनको मैं देखा कि हमेशा उनको एक लगा रहता है कि लोगों को जोड़ने का, खास करके हिंदी भाषी उत्तर भारतीय। मीरर और भाईंदर में लल्लन तिवारी जैसे एक व्यक्ति जो राजनीतिक नहीं थे, उनको जाकर के उन्होंने पार्टी में जुड़वाया। हम लोग जाते रहते हैं। अभी यहाँ देखिए मुंबई में एक जनरल सेक्रेटरी जो है संजय उपाध्याय, काफी सीनियर हैं, वो काम पे लगे हैं। अभी उत्तर भारतीय समाज के जो 2 अध्यक्ष मुंबई के अलग बने हैं, जयप्रकाश सिंह को यहाँ बनाया मुंबई में और महाराष्ट्र में संजय पांडे को बनाया है। तो उत्तर भारतीय मतलब जो ये है अपनी विंग है, उत्तर भारतीय मोर्चा है, उसका मुझे प्रभारी बनाया, पूरे महाराष्ट्र का मोर्चे का प्रभारी बनाया। और भी बहुत पदाधिकारी हैं पार्टी में, जैसे एक मिश्रा करके है, विनोद मिश्रा कारपोरेटर है, राजन सिंह जी कांग्रेस पार्टी से बीच में आए, उनको विधान परिषद दिया गया। प्रयास अच्छा है, लेकिन जैसे मैं जब कांग्रेस छोड़ी थी तो 72 छोटे मोटे पदाधिकारी बंबई लेवल में रिजाइन कर दिए थे। अब उन लोगों को जोड़ना बाकी है, चल रहा प्रयास। तो अब क्या संदेश लेके आम उत्तर भारतीय जो मुंबई में रहने वाला है, उसको पार्टी की तरफ से क्या संदेश लेकर आप? संदेश एक ही लेके जा रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चाहे उत्तर प्रदेश के हम लोग आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश देखिए 10 से 15% पलायन कम हुआ है। मनरेगा में जब कोरोना काल में मनरेगा में लोग गए तो 10% लोग नहीं लौटे हैं। हम एक जौनपुर उदाहरण बता दें, मेरे पास सबके नंबर है। ऐसे उत्तर प्रदेश में सरकार जिस ढंग चल रही है, देश की सरकार जिस ढंग चल रही है, उत्तर भारतीय समाज यही चाहता है कि कम से कम एक स्थिर सरकार तो है, उसके सामने अपनी बात तो कह सकते हैं। मैं यही लोगों के बीच जा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश जिस ढंग से विकास हो रहा है, अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश होगा कभी सोचा नहीं था। सामान्य योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री के रूप में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो ब्लेसिंग आशीर्वाद है वो पूरी तरह से इतना मिलता है। आज हम और आप जाते हैं तो कभी कभी बिजली आती थी, अरे बिजली कभी जाती नहीं। आप मतलब कृपा जी, जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी काम कर रही है उसको शोकेस करके हम महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों को जोड़ना चाहते हैं। हाँ नहीं, भरोसा इसीलिए है कि भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। हमारा आपका जो भला है भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। रह गया दुर्भाग्य था कि इस बार नहीं बना, नहीं पिछली बार अमरजीत मिश्रा को कमेटी के चेयरमैन आए थे, राजनीतिक दर्जा दिए थे, संजय उपाध्याय जी भी दिए थे, ऐसे कई लोग कमेटी में डाला था, वो अपना आर.डी. यादव को भी उस पर रखे थे। तो ऐसा नहीं, सरकार में जहां जगह मिली तहां दिया गया। आने वाले समय में यही कहूंगा 6 लोकसभा में 1 लोकसभा हमारा उत्तर भारतीय लड़े, ये हमारी सबकी इच्छा है। पार्टी इस पर गंभीरता से विचार करेगी, पूरा भरोसा है। और जब भी सरकार मतलब बनने की परिस्थिति आवे, सरकार बने, तो सरकार में उत्तर भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व जरूर होगा, इतना मुझे भरोसा है जी। अच्छा, एक सवाल है राज ठाकरे को लेकर। इन दिनों खबरें आ रही हैं कि राज ठाकरे के साथ बीजेपी का किसी प्रकार का चुनावी अरेंजमेंट हो सकता है कि गठबंधन भी हो जाए। अभी हाल फिलहाल में आशीष शेलार ने मुलाकात की राज ठाकरे के साथ में, इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच मुलाकात हो चुकी है। तो
अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो क्या मुंबई के उत्तर भारतीयों को यह स्वीकार्य होगा? क्योंकि इससे पहले राज ठाकरे एक तरह से तमाम पार्टियों के लिए अनटचेबल माने जाते थे, क्योंकि उनकी एक छवि उत्तर भारतीय विरोधी बन गई थी। उन्होंने उनकी पार्टी के लोगों ने जब उन्होंने एमएनएस बनाई थी तो उत्तर भारतीयों पर हमले किए थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने काफी तीखे बयान भी दिए थे और एक वैसी छवि बन गई थी। हालांकि अब 2020 हो सकता है कि गठबंधन भी हो जाए। अभी हाल फिलहाल में आशीष शेलार ने मुलाकात की राज ठाकरे के साथ में, इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस और राज ठाकरे के बीच मुलाकात हो चुकी है। तो अगर राज ठाकरे बीजेपी के साथ आ जाते हैं तो क्या मुंबई के उत्तर भारतीयों को यह स्वीकार्य होगा? क्योंकि इससे पहले राज ठाकरे एक तरह से तमाम पार्टियों के लिए अनटचेबल माने जाते थे, क्योंकि उनकी एक छवि उत्तर भारतीय विरोधी बन गई थी। उन्होंने उनकी पार्टी के लोगों ने जब उन्होंने एमएनएस बनाई थी तो उत्तर भारतीयों पर हमले किए थे, उत्तर भारतीयों के खिलाफ राज ठाकरे ने काफी तीखे बयान भी दिए थे और एक वैसी छवि बन गई थी। हालांकि अब 2020 से राज ठाकरे ने हिंदुत्ववाद को अपना लिया है और अब वो मराठीवाद से आगे निकलकर हिंदुत्ववाद की बात करते हैं। तो क्या आपको लगता है कि जो मुंबई के उत्तर भारतीय हैं वो पुरानी बातों को भूल जाएंगे और ऐसे में बीजेपी का उनके साथ में आना जो है वो बीजेपी के लिए ठीक रहेगा? आप बताइए, जिस शिवसेना ने हमारे उत्तर भारतीय समाज को भैया ये हेट करते थे, मतलब जब भी होता था हमारे विरोध में करते थे और कांग्रेस में रह करके हम उनका विरोध करते थे, राष्ट्रवादी के लोग अपने साथ होते थे, विरोध करते थे, आज वो इकट्ठे बैठ गए हैं। आज मुस्लिम समाज जिसको किन शब्दों से ठाकरे की जो शिवसेना थी अभी तो अलग हो गई है, किस ढंग से मतलब करते थे, आज इकट्ठे बैठे हैं। कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना एक साथ बैठते हैं। मुझे दुख इस बात का होता है कि वो पहले भी हमारे समाज के विरोधक थे, आज भी हैं, उनकी धारणा हमारे खिलाफ है। ऐसे में उनके साथ कांग्रेस पार्टी, क्या कांग्रेस पार्टी इसका जवाब देगी कि जो उत्तर भारतीय को पीटते, जो उत्तर भारतीय को हेट करते हैं, उनके साथ तुम बातचीत कर रहे हो, उनके साथ सरकार बनाते, सरकार में मंत्री रहते थे? क्या कभी सोचा नहीं? उन मुसलमान समाज के लोगों जो प्रेरित करते हैं जाके मंत्री बन गए, उनकी सरकार में कभी सोचा नहीं? तब कहां रह गया समाज का नेतृत्व करने वाले? मैं कभी कांग्रेस छोड़ता नहीं, मैंने कहा नहीं कि सुबह छोड़ा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मिलिंद देवरा क्यों छोड़ता था? तो अगर हो सकता है कि कभी भाई मन परिवर्तन होता है, लोगों का अपना पश्चाताप होता है, ये मैंने नहीं ठीक किया, हिंदुत्व की राह पे जो चलेगा उसके साथ उत्तर भारतीय समाज है। अगर ये जो आप बता रहे हैं, मुझे पता नहीं, इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है, लेकिन अगर राज ठाकरे ये कहते हैं कि मेरा इश्यू हिंदुत्व है, तो उत्तर भारतीय समाज है और समाज हो जो हिंदुत्व को मानता है, जो सनातन धर्म को मानता है, वो तो किसी को अपने साथ अपना लेगा ना। लेकिन पहले राज ठाकरे से कोई गठबंधन इसलिए नहीं करता था, नहीं जुड़ता था, क्योंकि पार्टियों को लगता था कि अगर यहां गठबंधन करेंगे तो इसका जो है असर यूपी बिहार की चुनावी पॉलिटिक्स पर पड़ेगा, वहां पर जो है गलत संदेश जाएगा। ये कांग्रेस पार्टी कहती थी, इसीलिए नहीं करती थी। जब कांग्रेस पार्टी पूरा उनको लेके ही बैठ गई, आज एकनाथ शिंदे बाहर निकले ना, जब सरकार बनी 2019 में, तो एकनाथ शिंदे कहा थे? उद्धव ठाकरे साथ थे ना, शिवसेना ही थी ना, शिवसेना मुख्यमंत्री थी ना, तब कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज मंत्रिमंडल थे ना, राजवादी के लोग मंत्रिमंडल थे ना, तब लोगों ने विचारों की बात नहीं की। इसलिए मैं राज ठाकरे के बारे में मुझे पता नहीं है, लेकिन कभी जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी का विरोधक रहा, मैं विरोध में काम पाएगा, हमारी पॉलिसी थी, लेकिन एक समय से लगा मुझे कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी देश को मतलब दिशा दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी ये सब कर सकती है। अरे भगवान राम के बारे में मेरे जैसा भी तड़पता था। आप तो जानते थे जितेंद्र जी, मेरी पत्नी तो ऐसे रोती थी कि कभी कभी बोलती थी आप कांग्रेस छोड़ दो, मैं जान दे दूंगी, मतलब कि राम मंदिर नहीं बनना है। अब भगवान राम मंदिर बनेगा हम तो कभी सोचे नहीं, जिंदगी में नहीं सोचा था, मेरे जीते बन गए। आज वो देखने को मिल रहा है। आज हमारा चाहे मथुरा का हो, चाहे हमारा मतलब काशी का हो, तो हमारा कर्म और धर्म साथ साथ चल रहा है ना। तो मेरा जैसे आदमी का मन परिवर्तन हुआ 370 को लेकर के, ऐसे अगर किसी को होता है, राज ठाकरे जी को लगता है कि नहीं भाई वो बातें ठीक नहीं थी, उस समय मैंने किया है, आज मैं हिंदुत्व की धारा में चलूंगा और हिंदुत्व का जो विषय हिंदुत्व जो विचार है उसके साथ रहेंगे, तो लोग बोले भाई चलो साथ में चलो। बिल्कुल कृपा जी, तो देखते हैं आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है इस दिशा में। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित स्टोरीज के साथ में, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।